टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि 400 सीटें जीतने के हमारे लक्ष्य के पीछे बड़ी वजह यह है कि हम एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकार बचाना चाहते हैं। हम बड़ा जनादेश चाहते हैं ताकि उनके आरक्षण और हक छीनकर अपने वोट बैंक को देने का विपक्ष का मंसूबा नाकाम हो सके। जैसे कभी कहा जाता है कि मोदी संविधान बदल देंगे। ये कहां लिखा है बॉस? किसे अपने अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अनंत हेगड़े के बाद बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मृधा ने संविधान बदलने की बात कही है, जिस पर कांग्रेस के नेताओं ने जमकर हमला बोला है। ज्योति मृधा कहती हैं कि संविधान बदलने के लिए हमें दोनों सदनों में प्रचंड बहुमत चाहिए। वहीं इससे पहले अनंत हेगड़े ने कहा था कि अगर लोकसभा चुनावों में 400 सीट मिली तो हम संविधान बदल देंगे। ज्योति मृधा के इस बयान के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, बीजेपी का लक्ष्य संविधान को बदलना है। सच्चाई उजागर करने के लिए भाजपा और कितने उम्मीदवारों को अस्वीकार कर सकती है। कभी कहती है कांग्रेस की ये देश का आखिरी चुनाव है। ये कहां लिखा है? किस घोषणा पत्र में लिखा है कि अब इसके बाद चुनाव नहीं होगा? और चुनाव नहीं कराना तो वन नेशन वन इलेक्शन पे काम क्यों हो रहा है? कभी कहती है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। लोकतंत्र खत्म हो चुका है तो चुनाव लड़ क्यों रहे हैं फिर? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? चुनाव की पहली बड़ी शर्तों में से एक यह है कि चुनाव भयमुक्त हो, बिना दबाव के हो। लेकिन सूरत की घटना देखकर नहीं लगता कि भय, दबाव और प्रलोभन का कोई भी रोल नहीं होगा। कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन रद्द होते ही बाकी 8 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसमें बसपा का भी एक उम्मीदवार है। यह पर्याप्त कारण है समझने के लिए कि इस चुनाव को किसी और तरीके से मैनेज किया जा रहा होगा। इस मामले पर ट्वीट करते हुए कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने लिखा है कि लोकतंत्र खतरे में है। आप क्रोनोलॉजी समझिए। सूरत जिला चुनाव अधिकारी ने सूरत लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द कर दिया है। कारण 3 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर के सत्यापन में खामी बताई गई है। कुछ इसी तरह का कारण बताकर अधिकारियों ने सूरत से कांग्रेस के वैकल्पिक उम्मीदवार सुरेश पडसाला के नामांकन को खारिज कर दिया। कुछ ऐसा ही दिखा था चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में। सबकी आंखों के सामने रिटर्निंग अफसर ने धांधली की, मगर बीजेपी स्वागत करने लग गई। गोदी मीडिया जीत का जश्न मनाने लग गया। यहां तक कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने नतीजे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने फैसले में यह भी कहा कि हाईकोर्ट भी फेल हो गया। क्या यह सब होना संवैधानिक व्यवस्थाओं के टुकड़े टुकड़े में खत्म करना नहीं? अगर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो आज चंडीगढ़ में लोकतंत्र लूटा जा चुका होता। रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह पर सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोलने का केस चला। सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो देखते हुए कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है और हम यह हत्या नहीं होने दे सकते हैं। अनिल मसीह ने मेयर के मतदान में विपक्ष के वोटों पर चिन्ह लगाकर सभी वोट रद्द कर दिए गए और भाजपा के उम्मीदवार को जिता दिया गया। अनिल मसीह की सारी करतूत कैमरे पर रिकॉर्ड हुई। चीफ जस्टिस ने वीडियो देखने के बाद कहा कि पीठासीन अधिकारी को बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट उन पर नजर रख रहा है। इस व्यक्ति के लिए सरकार ने बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए। कोर्ट ने सवाल किया कि वह कैमरे की ओर क्यों देख रहे हैं और भगोड़े की तरह क्यों भाग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मतदान का पूरा वीडियो मांगा और बाद में नतीजे को पलट दिया। जिसे हारा हुआ घोषित किया गया था उसे विजयी घोषित किया गया। कितनी बार इस चुनाव के दौरान आपने सुना होगा कि अब चुनाव नहीं होंगे, यह आखिरी चुनाव हो सकता है। सूरत का चुनाव एक तरह से उन आशंकाओं को मजबूती दे रहा है। 15 लाख वोटर को वोट डालने का मौका नहीं मिलेगा। उनके लिए इस चुनाव का क्या मतलब रह जाएगा? या कौन कह सकता है कि सूरत की घटना कहीं और नहीं दोहराई जाएगी? इससे पहले मध्य प्रदेश के खजुराहो से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो गया तो वहां किसी और को समर्थन दिया गया है। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार का पर्चा खारिज हो गया। दो ऐसे केस हो गए। क्या इसे हल्के में लिया जा सकता है? अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। वहां भी 10 उम्मीदवार बिना किसी विरोध के विजयी घोषित कर दिए गए हैं। ये सभी बीजेपी के ही उम्मीदवार हैं। हम हर घटना को अनदेखा करते जा रहे हैं। विपक्ष के भीतर घात की रणनीति बिछा दी गई है। ईडी नेताओं को जेल में डाल रही है। दूसरे कई हथियारों से विपक्ष की डाल काटी जा रही है। अगर आपको लगता है कि विपक्ष के बिना आपका लोकतंत्र जिंदा रह पाएगा तो इसका मतलब है कि आप मुर्दा हो चुके हैं। सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो चुकी है। कहीं से भी सूरत का मामला सामान्य नहीं लगता। क्या सूरत की तरह गुजरात का चुनाव मैनेज किया जा सकता है? तब तो चुनाव का क्या मतलब रह जाएगा? रातों रात प्रस्तावक गायब हो सकते हैं। बिना मतदान के बीजेपी को ही जीतने का सौभाग्य मिलता रहेगा। सब बीजेपी के लिए होता जा रहा है। इतना सब कुछ नियमों के तहत हो रहा है कि अब नियमों पर ही शक होता जा रहा है। कभी कहती है कि मोदी आरक्षण को खत्म कर देंगे। ये किस घोषणा पत्र में लिखा कि आरक्षण खत्म कर देंगे? और हम जैसा हो तो तुम्हें ठोक सकता है। कि हम जैसा हो तो तुम्हें ठोक सकता है। तुम जैसा कुत्ता सिर्फ भौंक सकता है। कभी कहती है कि आरएसएस आरक्षण खत्म करना चाहती है। ये आरएसएस ने कब कह दिया भाई? याद रखिएगा, ये वही लोग हैं जिनकी वैचारिक स्रोत आरएसएस शुरू से आरक्षण के खिलाफ है। इसी आरएसएस और मोहन भागवत ने बार बार आरक्षण खत्म करने की मांग उठाई है। इसी आरएसएस में कभी कोई दलित, पिछड़ा या आदिवासी प्रमुख नहीं बना है। शोषितों, दलितों के साथ आरएसएस से किस तरह का भेदभाव किया जाता है, यह जानने के लिए सिर्फ पूर्व आरएसएस प्रचारक भंवर मेघवंशी की किताब आई कुड नॉट बी हिंदू, द स्टोरी ऑफ ए दलित इन द आरएसएस पढ़ लीजिएगा। ये वो लोग हैं जिनके नेता वंचित समाज के यहाँ अपना खुद का खाना पानी पहले से भेजकर वहां भोजन करने का स्वांग रचते। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले को प्रत्याशी तो बना दिया, लेकिन एक दलित के घर में भोजन नहीं करा पाए। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम ने तो शबरी के झूठे बेर भी खाए। ये वो लोग हैं जिन्होंने दिखावे के लिए एक दलित को राष्ट्रपति तो बना दिया, लेकिन नई संसद के शिलान्यास के लिए उन्हें नहीं बुलाया। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति को ना ही नई संसद के उद्घाटन में बुलाया और ना ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया।
ये वो लोग हैं जिन्होंने 30 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली रखकर दलितों पिछड़ों के साथ सबसे बड़ा षड्यंत्र रचा है। समाज के बड़े वर्ग ने सदियों तक बहुत यातनाएं, बहुत भेदभाव और बहुत सारे दर्द को झेला। बहुत लंबे संघर्षों और हर इंसाफ का जवाब है भारत का ये संविधान। इसके साथ कोई खिलवाड़ ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन मोदी और बीजेपी की ये साजिश देश अब समझ गया है। 400 तो दूर की बात है, 150 के भी इनके लाले पड़ जाएंगे। यानी पूरा इकोसिस्टम ऐसा लग रहा है मिल के काम कर रहा है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है। वाह बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। आज आरएसएस के जो चीफ है उनका बयान आता है कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। अरे इन्होंने ही पहले स्टेटमेंट दिया था कि रिजर्वेशन के खिलाफ है। जो भी रिजर्वेशन के खिलाफ है सारे के सारे इनकी पार्टी में जा रहे हैं। जो भी रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है सारों को ये ले रहे हैं, फिर कहने के भैया हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। और इसका लक्ष्य क्या है मैं बता देता हूं, क्योंकि ये 20-22 अरबपतियों की मदद करना चाहते हैं।